Hello everyone. So I am here once again in front of all of you. This is Anjali Pratap, your mentor for English और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर को और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसबीआई प्रीवियस ईयर क्लर्क का जो पेपर है उसको यहाँ पे डिस्कस किया था, तो उसी पेपर का जो आगे का क्वेश्चंस है वो हम आज की सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एवरीबडी। आप पेन और पेपर लेकर यहाँ ज़रूर बैठिएगा बिकॉज आई गिव यू सम पॉजेज एंड ब्रेक्स इन बिटवीन जहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स को मैच कीजिए, तभी तो मालूम चलेगा दैट वेदर यू आर डूइंग एक्चुअली करेक्ट थिंग हियर और नॉट। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर और पहले ज़रा फटाफट से डायरेक्शन पढ़ लीजिए क्योंकि मेंस है, साथ ही साथ कभी कभी हमको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सो ऑलवेज डू नॉट गो विथ दिस माइंड कि अच्छा स्लैश 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 दिया हुआ सेंटेंस में तो एरर स्पॉटिंग का ही क्वेश्चन होगा। इट माइट कम इन द डिफरेंट सिनेरियो। जैसे कि अब ये अगर आप क्वेश्चन देखें तो दिख रहा है हमें कि 5 स्टेटमेंट आपको दिया गया है followed by a set of questions. So answer each of the following question based on the given statement. तो अगर पहली बार जो है ना कोई ये क्वेश्चन देखे तो थोड़ा सा लग सकता है कि मे बी ये क्वेश्चन पैराजम्बल का तो नहीं है, बट एक्चुअली इसमें कोई पैराजम्बल कोई रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपको नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एरर ओके इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जैसे कि आपका जो सवाल है वो बहुत क्लियर तरीके से दिया हुआ है, जैसे आपके जनरल एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। बस फ़र्क ये था कि इसने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके एक एक सेंटेंस ना देकर एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको दे दिया। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी वही रहेगी स्टूडेंट्स। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। Whatever one may say of her, no one dare call in question her honesty of purpose. एक और चीज़, अगर तुम लोग ऑप्शंस ध्यान से देखो तो ABCDE लिखा तो हुआ है, बट आपके जो लेटर्स दिए गए हैं वो C है, B है, D है और A है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि एरर अगर हमको B में मिला तो हम आंसर यहाँ पे, जैसे अब यहाँ तो भाई कोइंसिडेंटली B ही में B है, अगर मान लो हमारा एरर हमको C में मिलता तो तुम फटाक से क्या करते, तुम ऑप्शन नंबर C लगा देते। अगर ये लगाएंगे तब तो गलत हो जाएगा ना। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज सिली सिली थिंग्स। इन सब की वजह से कम तो एरर हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ये कि वर्ब से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ये ज़रा पार्ट पढ़ो, ये जो आप देख रहे हैं डेयर, ठीक है, डेयर आपका दो तरीके से यूज़ हो सकता है स्टूडेंट्स। या तो ये आप इसको अगर मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो, और दूसरा हो जाता है मॉडल्स के रूप में। ठीक है, तो अगर ये मॉडल के रूप में यूज़ होता ना तो डेयर टू होता। तो सिंपली दिख रहा है हमको कि भाई डेयर टू तो यहाँ लगा नहीं हुआ है, मतलब डेयर जो है वो हमारा मेन वर्ब के जैसे काम कर रहा है। तो अगर मेन वर्ब के हिसाब किताब यहाँ देखा जाए तो समझ में आ रहा है कि भाई ये नो वन जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, एंड सब्जेक्ट बीइंग सिंगुलर वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। तो क्या करना चाहिए, डेयर्स लगा देना चाहिए। अच्छा, डेयर्स लगाने के बाद हमारा काम खत्म हो रहा है, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब में हम क्या कर रहे हैं, अग्रीमेंट यहाँ पे बिठा ले रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, डेयर्स के बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगाते हैं हम, 2+V1 लगाते हैं, राइट। आपको यहाँ पे इन्फिनेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, टू वाला, बेयर इन्फिनेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब सेंटेंस जरा पढ़कर देखो। वट एवर वन मे से ऑफ हर, नो वन डेयर्स टू कॉल इन क्वेश्चन और ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम कुछ बात करें, कुछ और ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको हमेशा ही जो है ना इस तरह के फिक्स्ड आपके जो भी इन्फिनेटिव्स होते हैं, बे इन्फिनेटिव्स होती है। आगे जाकर मैं आपको जब नॉन फाइनाइट वर्ब का एक चैप्टर लूँगी वहाँ पे आई विल बी गिविंग यू डिटेल्ड व्यू अबाउट दिस। राइट नाउ आई एम नॉट स्टार्टिंग दैट पार्ट क्योंकि हम थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस हो जाएंगे और वो अपने आप में ही काफ़ी एक लंबी चौड़ी चीज़ है। तो डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपको बेयर इन्फिनेटिव ही फॉलो करना पड़ता है और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपको नॉर्मल इन्फिनेटिव फॉलो करने पड़ते हैं। तो भाई यहाँ तो एरर बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि एरर जो था वो कहाँ था, आपके पार्ट नंबर सी में। सी का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है हम लोग यहाँ पे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बिल्कुल वैसे ही। When Mrs. Paul heard his knock, she went to the door and opened it. लेकिन she did not recognize him at first because she was not wearing her glasses. तो भाई पढ़कर तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है,
तब तक ठीक लगेगा जब तक आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छी सी नॉलेज ना हो। अब एक चीज़ थोड़ा सोचने वाली है यहाँ पे, मैं दो चीज़ें तुमको यहाँ पे जो है ना हाईलाइट कर रही हूँ, ज़रा इन दोनों को ध्यान से देखना है, इन दोनों के यूसेस को। मिसेस पॉल हर्ड हिज नॉक, शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। आप ध्यान से देखें तो ये हर्ड है और यहाँ पे हिज लगाया है हमने, और ये रिकॉग्नाइज है और फिर हमने हिम लगाया है, ठीक है। क्या इन दोनों में कोई आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? हिज जो है वो पजेसिव प्रोनाउन दिख रहा है होगा, और हिम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ये डिफरेंट केसेस होते हैं आपके प्रोनाउन में, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, डेफिनिट वर्ब्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, जिनके साथ आप ऑब्जेक्टिव के अलावा और कोई केस यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं लिखूँ लेट डैश गो, अब मान लो मुझे यहाँ पे या तो मुझे बताना है कि मुझे जाने दो या हम सबको जाने दो, ठीक है। तो सही चीज़ यहाँ पे क्या होगी? लेट आई गो या लेट मी गो? ऑब्वियसली बात है, ये बहुत अटपटा लग रहा है, इट शुड बी मी, या अगर अस लिखते तो भी बेटर होता, लेकिन वी नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे कई सारे आपके वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में जो हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा, चाहे तुम उसके साथ जो कुछ कर दो। तो वही हाल है आपका हर्ड के बारे में। जितने भी आपके कॉमन मतलब मैं एक छोटा सा एक हिंट दे देती हूँ आपको, जितने भी आपके कॉमन सेंस वाले वर्ब्स होते हैं ना, उनके साथ अक्सर आप क्या लगाते हो? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाते हो। जैसे हर्ड हो गया, वॉच हो गया, सी हो गया, लेट हो गया, मेक हो गया, बिड हो गया, इन सब के साथ आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ, हाँ, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस लगाते हैं। तो इसीलिए ये हिज ना लगा के हर्ड हिम नॉक होना चाहिए था, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कहाँ है? प्रॉब्लम थी हमारे पार्ट ए में, यानी ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और जैसे ही आपने अटेम्प्ट कर लिया, बस कुछ नहीं, फिर वीडियो प्ले करो और अपने आंसर्स मैच करो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग अ सक्सेशन ऑफ नाजी डिफीट्स एंड द सुसाइड ऑफ अडोल्फ हिटलर, जर्मनी साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑन मे 7, 1945 इन रीम्स इन ईस्टर्न फ्रांस. The document stipulated that hostilities had to cease tomorrow. अब बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमको नैरेशन और वॉइस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हमको इससे नहीं आने वाला है। बट इनडायरेक्टली तो आ सकता है। इनडायरेक्टली कैसे पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस प्रकार का पैटर्न है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है? आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमर्स भी होते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में आप टुमारो वगैरह का प्रयोग नहीं करते हो, क्या करते हो? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अगर टू नाइट रहता तो हम क्या लगाते? दैट नाइट। टुडे रहेगा तो दैट डे। अगर नाउ है तो देन हो जाता है, राइट। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जो ये वर्ड्स है वो बदल जाता है, और यही प्रॉब्लम आपकी डीम पार्ट में थी। मतलब आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी के साथ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है हमें, लुई एंड सतपुते विल यूज अ सिमिलर फिजियोलॉजिकल टेस्ट in addition to issuing two kinds of surveys to triple check that the participants truly have music anhedonia. अच्छा एक बात बताओ, किसी को ऐसा लग रहा है क्या इन एडिशन टू के बाद जो ये इशूइंग लिखा हुआ है इसमें कुछ गड़बड़ है? आई होप नहीं लग रहा हो तुम्हें। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन का केस है। तो तुमको याद होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू जब तुम लिखते हो, या विद द व्यू टू या विद रेफरेंस टू, अगर जब भी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जहाँ फिक्स्ड प्रिपोजिशन टू लगा रहता है, उसके आगे तुरंत बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ठीक था। अगर सब कुछ ठीक है तो आंसर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ई के साथ, एंड दैट शुड बी द राइट वन फॉर दिस। मतलब एक नो एरर से तो तुम्हारा सामना होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, वी वुड हैव इंजॉयड द जर्नी मोर इफ द ओल्ड लेडी इन द एडजेसेंट कंपार्टमेंट वुड नॉट हैव स्नॉटेड ऑल द टाइम। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे
पुराने क्लासेस लिए हो, अगर आपने मुझे मतलब ये आपकी पहली क्लास नहीं है तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा एरर स्पॉटिंग के लिए आपको एक थॉट प्रोसेस बताती हूँ कि भाई पहले इसके बारे में सोचना, फिर उसके बारे में सोचना, फिर किसी तीसरे चीज़ के बारे में सोचना। तो जब हमें सेंटेंस में इफ़ दिखाई दे दे तो सबसे पहला ध्यान किस तरफ जाना चाहिए? कंडीशनल। बाकी सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ये देखो कि कंडीशनल का जितने रूल्स तुम्हें पता है क्या वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ लगा हुआ है वुड हैव इंजॉयड, मतलब थोड़ा थोड़ा थर्ड कंडीशनल की तरफ ये जा रहा है। तो इफ़ वाला पार्ट किस में होना चाहिए स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। सीधा सीधा तो हमने यही पढ़ा है। तो क्या आपको दिख रहा है कि इफ़ वाला पार्ट में पास्ट परफेक्ट है? नो। होना क्या चाहिए था? इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आप लगाते हैं और तब जाकर रिजल्टेंट में आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, है ना? तो ये आपका थर्ड कंडीशनल का फॉर्मूला है। तो बस ये चीज़ हमको यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। इफ़ द एडजेसेंट कंपार्टमेंट हैड नॉट स्नॉटेड, तब जाके ये ठीक हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम कहाँ है? पोर्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए ये थे आपके पहले 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेट ऑफ आज का पेपर। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम ठीक चल रही हैं। अब चलेंगे हम लोग सेकेंड सेट के ऊपर। गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आज पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हो और चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही इसे शेयर भी करना हर उन एस्पिरेंट्स तक जिनको इन तरह के क्लासेस की ज़रूरत है। और साथ ही साथ you people can show your support towards this channel as well in the similar way. Okay? अगला क्वेश्चन जो है वो है पैसेज से संबंधित। अब आप जानते हैं मेंस का पेपर हो तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक पैसेज किया था, तो चलिए आज भी हम शुरुआत करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू एनकाउंटर हियर। तो पैसेज आपका कुछ 4-5 पैराग्राफ का दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मेंस के हिसाब से तो आपको इतना एक्सपेक्टेशन रखना ही चाहिए एग्जाम्स। अगर इतना नहीं दे रहा है तो फिर गड़बड़ लगने लगता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है उसे समझते हैं कि क्या पूछ रहा है। What were the impetus for the decline of the sales growth in car industry at the end of the decade? मतलब वो क्या कारण था? impetus मतलब पीछे से ड्राइव किया हुआ फोर्स। ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर या द फैक्टर विच कॉज। तो इम्पिटस का मतलब ये होता है। तो भाई तुम्हारा सवाल ये है कि ये जो डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ में उसका रीज़न क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वर द रीजंस दैट कैन कोड द सिमिलैरिटीज बिटवीन द कार इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड अ डेवलप्ड नेशन। मतलब इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड नेशन के बीच में तुमको क्या रीज़न दिखाई दे रहा है, मतलब जो आपका सिमिलैरिटीज़ जो है उसके पीछे का क्या रीज़न दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन है सीधा सीधा आपका सेंटेंस कंप्लीशन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है ड्राइवर का सिनोनिम आपको बताना है। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। मैं हर स्लाइड पे आपको कुछ समय के लिए पॉज कर दूंगी, आप अपने वीडियो को वहाँ पे पॉज, मैं पॉज हो जाऊंगी मतलब आप थोड़ा सा पॉज कर लेना वहाँ पे, एंड देन यू पीपल कैन रीड इट एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके okay everyone, so this is the first slide. You all can pause here for 20 to 30 seconds. फटाफट पढ़ लीजिए। ओके तो लास्ट डिकेड में बहुत सारे चेंजेस और कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखने को मिला इंडियन कार इंडस्ट्री में। तो द कंट्री बिकेम द 4th लार्जेस्ट मार्केट फॉर पैसेंजर कार्स। डोमेस्टिक सेल्स ग्रू एट 8% एनुअली। गाइज ये सब अगर जब फैक्ट रहे तो उतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमको ये याद करने की ज़रूरत है। हम सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि पैसेज जो है वो फैक्चुअल है। ठीक है, तो सीधा हमको बता रहा है कि कैसे मतलब अपना जो ये इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल वाला या इंडियन कार इंडस्ट्री वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे डोमेस्टिक सेल जो है वो 8% एनुअली ग्रू कर रहा है और 18-19 का आपको एक जो है ना डेटा भी दिया हुआ है। कंसीडरिंग कंट्री का पोटेंशियल और नीड दिस वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इन द प्रीवियस डिकेड ग्रोथ वाज 15%, मतलब जो भी है ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा मार्केट क्यों ना हो बट परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहा।
car penetration is only 28%, 28 per thousand, far lower than मोस्ट साउथ एशियन ईस्ट कंट्रीज. अब थोड़ा सा कंपैरिजन का दायरा बढ़ गया है, देखो ज़रा. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं. अच्छा, द एंट्री ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स इनटू द इंडियन मार्केट एंड कार्स बीइंग ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लेड टू एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग इतना व्हीकल्स इन इतना. सेफ्टी और एमिशन स्टैंडर्ड भी जो है वो काफ़ी सिमिलर हैं यूरोप के, विथ ऑल व्हीकल्स कन्वर्टिंग टू भारत 6 by the end of March 20. This has meant an increase in the cost of vehicles and dash. So we're talking about now the international players और किस प्रकार के standard measures जो हैं वो introduce करेंगे. चलो second para पे चलते हैं. The Indian consumer was used to seeing car models remaining unchanged for long periods. Intense competition in the market, so all manufacturers launching or upgrading existing models in fairly short intervals. तो आपको बताया जा रहा है कि कैसे शिफ्ट हुआ मार्केट, ठीक है. तो ये जो है ना, मतलब कंपटीशन वगैरह की वजह से जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के जैसा बनता चला गया, ठीक है. कंपटीशन हुआ तो ऑब्वियसली बात है, लोग अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे कि भाई मेरा बेहतर है तो मेरा बेहतर है, एट्सेट्रा. सो फॉर दैट अच्छी टेक्नोलॉजीज आई, है ना. एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ गया, 16 किलोमीटर से इतना बढ़ गया. दिस रिजल्टेड नॉट ओनली इन रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन बट ऑल्सो लोअर्ड दिस इमिशन. तो कैसे कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई. थर्ड पैरा, सेल ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार्स जो नेग्लिजिबल था एट द स्टार्ट ऑफ द डिकेड, उसमें भी बढ़ोतरी हो गई. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर कॉस्ट मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन which gave the benefit of not increasing fuel consumption. Car sale extend हुआ beyond bigger cities to rural areas and small towns, a positive sign for future of this industry. Maruti Suzuki sale in rural areas increased from about 5% to by 40%. कितना burgeoning increase दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है. अच्छा, an important driver of sales growth. अच्छा, ये वर्ड के ऊपर आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है. तो आपको ड्राइवर का सिनोनिम पूछा था, तो देख लेना, वो गाड़ी चलाने वाला शायद ड्राइवर ये ना हो. ओके, सो एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ सेल्स ग्रोथ वाज द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फॉर कार purchases. The number of consumers who bought cars with borrowed funds increased from this to this percent. देख लो कितनी ज़्यादा है ना बढ़ोतरी हुई. NBFC है ना, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होते हैं, they became important participant in enabling its growth. A major cause of slowdown of sales in 2019-20 was the difficulty in the availability of finance due to problems in financial sector. आपका एक सवाल है ना इस चीज़ के ऊपर कि आपको बताना है कि ये जो स्लो डाउन हुआ था वो किस किस की वजह से हुआ था. रिमेंबर, तो भाई पहला प्रॉब्लम क्या दिख रहा है गाइस, डिफिकल्टी इन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब पैसा ही नहीं मिल रहा था. दूसरा, द डिकेड सॉ द इंट्रोडक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्ड प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स लाइक उबर एंड ओला. मतलब लगा कि यहाँ तो हमको गाड़ी मिल ही जा रहा है तो अपना खरीदने से क्या मतलब है, अगर हम उसको अवॉइड भी करें तो चलेगा. फिर द इमर्जिंग यंग कार बायर ऑफन प्रेफर्ड नॉट टू बाय अ कार सो दैट ही कुड एंजॉय मेनी अदर एक्सपीरियंसेस दैट वर अवेलेबल नाउ. तो ये टोटल अभी तक तो 3 जो है ना वजहें दिख रही हैं जिसकी वजह से सेल में स्लो डाउन आ गया, ठीक है. अच्छा, लास्ट पैराग्राफ, मोस्ट प्रोबेबली डीजल कार सेल जो है वो बढ़ गया इस डिकेड के शुरुआत में, लेकिन आर नाउ इन डिक्लाइन, मतलब उसमें भी आपको गिरावट ही दिखाई दी. मीटिंग भारत 6 नॉर्म्स इज एडेड कंसिडरेबली टू कॉस्ट. इन एडिशन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि डीजल कार जो है ना 10 साल से पुराने हो चुके हैं, अब उनको तो अलाउ नहीं किया जाएगा भाई एनसीआर में. मतलब ये एक और अलग प्रॉब्लम आ गया. In other cases where a percentage tax was prescribed, the rate was increased. As car prices increased, the amount of road tax went up. Slowing of growth is related to many customers not being able to afford the higher cost of acquisition. तो अब ये आपको बेसिकली बताया जा रहा है कि कार की प्राइस तो बढ़ी ही, उस वजह से आपका जो रोड टैक्स वगैरह है वो भी बढ़ गया. और आजकल तो आप देखते ही हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, टोल टैक्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. तो होता क्या चला गया कि ग्रोथ में जो है ना थोड़ी सी कमी आती चली गई, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ों की वजह से, सिर्फ कस्टमर्स की नहीं, थोड़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी ग्रोथ आपका जो है ना वो थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, ठीक है.
तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ना वो बेसिकली थोड़ा सा एनालिटिकल मोड पे चल रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ग्रोथ कभी बढ़ा कभी घटा, घटने के क्या रीजंस थे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप सभी बच्चे यहाँ पे फिलहाल पॉज करें और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए, आई होप अब तक आप लोगों ने अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट वर द इम्पिटस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सेल्स। अभी अभी हमने पढ़ा वो 3 फैक्टर्स थे, रिमेंबर। चलिए, लिखा हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री वाज स्ट्रगलिंग, ये तो सही बात है। लॉन्च ऑफ शेयर्ड प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स जैसे कि ओला और ऊबर, इसकी वजह से भी बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में आ गई, तो लोगों ने अपना खरीदना बोला कि चलो इग्नोर किया जा सकता है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत 6, एग्जैक्टली, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। रिस्ट्रिक्शन ऑफ डीजल कार्स ओल्डर देन 10 ईयर्स इन द एनसीआर रीजन, करेक्ट। मुझे तो लग रहा है सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए थे, बिल्कुल यही है आंसर। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन, एवरीबडी यू पीपल कैन पॉज हियर एंड अटेम्प्ट इट। Okay, let's attempt it now together. According to the author, what were the reasons that can quote the similarities between the car industry of India and a developed nation? तो एक जगह पे सिमिलैरिटी या इसके ऊपर बातचीत हुई है। पढ़ते हैं पहला ऑप्शन के बारे में कि कमेंसमेंट ऑफ शेयर्ड प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स, लेकिन ये मेंशन तो था गाइस, बट वाज ये रीज़न था इस चीज़ के लिए, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ यूज़ कर लिया है, सो नॉट एप्लीकेबल नाउ, ये गया। ठीक है, एग्जिस्टिंग मॉडल्स वेयर अमेलियोरेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट इंटरल्यूड्स, ठीक बात है, ये तो सही चीज़ है। अब क्या हुआ था बच्चे कि पुराने जो है ना टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स जो है वो हटा दिए गए, या पुरानी जो भी मॉडल्स है उनको धीरे धीरे हटाया गया और नए नए चीज़ें उतारे गए, है ना, जो बहुत ज़्यादा तक नहीं देखा गया था। तो उनमें उस वजह से ही आपको बताया गया ऑथर ने, या आपको आपके पैसेज में बताया गया कि कैसे कार इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो डेवलप्ड नेशन में आप सिमिलैरिटी इस प्रकार देख पाए हो। सेम चीज़ आपको थर्ड पोर्शन में भी लिखी हुई है, देखो ज़रा कि एलिविएशन इन फ्यूल कंजम्पशन लेड टू डिप्लीशन ऑफ CO2 पर्टिकुलेट मैटर। तो ये भी आपका जो पैराग्राफ है, ये भी आपके सेकंड पैराग्राफ में दोनों ही ऑप्शंस दिए गए थे, आप देखिए, या हियर इट इज राइट। तो इस वजह से ही आपको बताया गया कि जो इंडस्ट्री है ना वो धीरे धीरे कैसी बनती चली गई, डेवलप्ड कंट्री के जैसा। तो आंसर शुड बी बोथ 2 and 3 एंड विच इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चलो अटेम्प्ट किया जाए, यू पीपल कैन टेक अ पॉज हियर। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। सेफ्टी और एमिशन स्टैंडर्ड जो है 19 और 20 में, दे आर सिमिलर टू यूरोप विथ ऑल व्हीकल्स converting to Bharat 6 by the end of March 2020. This has meant an increase in the cost of vehicles and acceleration in sales growth। ये तो मुझे थोड़ा उल्टी बात लग रही है भाई, व्हीकल के दाम बढ़ेंगे तो लोग उसे खरीदेंगे या वो थोड़ा डिस्करेज हो जाएंगे, राइट। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स एंड लीडिंग टू स्विचिंग टू ऑल्टरनेटिव्स। क्या प्रॉब्लम लग रहा है बी में? बहुत सारा प्रॉब्लम है, मीनिंग तो है ही, दूसरा चीज़ कि ग्रामर की भी पूरी धज्जियाँ उड़ गई हैं यहाँ पे, है ना। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स एंड लीडिंग टू, इस एंड की फिर क्या ज़रूरत थी, है ना, तो ये भी थोड़ा गड़बड़ सा गया। अच्छा, एंड पार्टली एक्सप्लेन्स द स्लोइंग ऑफ ग्रोथ, हाँ ये थोड़ा सा बनता हुआ आंसर लग रहा है हमें, क्योंकि दाम बढ़ेगा तो ग्रोथ घटेगा। एम्पलीफाइंग द CO2 emissions, अच्छा ज़रा देखो इसे पढ़कर ग्रामेटिकली कि दिस हैज़ मेंट एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स एंड एम्पलीफाइंग द CO2 emissions। पैरेललिज्म नहीं दिख रहा है, गड़बड़ हो गया, सो इट हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है आपके पैसेज के अकॉर्डिंग। चलिए, पहला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, भारत 6
is an emission standard that brings changes in the Indian automobile industry in terms of pollutant emissions. अब ये तुम्हें ठीक लग रहा है या गड़बड़ लग रहा है? ठीक है ना? भारत 6 है, वो इमिशन स्टैंडर्ड ही है, और इसलिए बोला गया कि 2020 तक सारे व्हीकल में ये चीज़ होना चाहिए, तो ये तो ठीक ठाक लग रहा है स्टेटमेंट. अच्छा, इम्पोर्ट्स हैव इंक्रीज ड्यू टू एडमिटेंस. अच्छा, एक बात बताओ, पूरे पैराग्राफ में तो हमको कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बात ही नहीं किया गया है, सो दिस सीम्स वेरी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हियर. अच्छा, डोमेस्टिक सेल्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिक्लाइंड एट द एंड ऑफ द डिकेड. अब ये भी बात सही है बिल्कुल, मतलब सिर्फ सेंटेंस नंबर 2 जो है वो गलत है हमारा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट वन. और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन. सभी लोग फटाफट अटेम्प्ट कीजिए, क्या होना चाहिए आपका आंसर. तो किन किन लोगों ने शॉफर लगा दिया है? ऐसा इसलिए लगाया होगा क्योंकि आपने पैसेज नहीं पढ़ा होगा. तो आपसे पूछा गया था कि पैसेज के रेफरेंस में इस वर्ड का मीनिंग बताना है ना. तो आपके पैसेज के रेफरेंस में ड्राइवर का मतलब हो जाता है कैटलिस्ट, यानी ऐसी कोई चीज़ जो ड्राइविंग फोर्स का काम करे. ठीक है, जो आपके पीछे से एक तरीके का फोर्स या पुश प्रदान करे आपको, ताकि आप आगे बढ़ें. तो ये मीनिंग थी आपके ड्राइवर शब्द की इस पैसेज में. ठीक है, आई होप इट हैज़ बीन अ गुड परफॉर्मेंस इन दिस पैसेज. बट अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है आपकी, एक और सेट फटाफट यहाँ से करेंगे. एंड दिस वॉज वन ऑफ द वेरी इंट्रीगिंग और काफ़ी क्रिएटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेम्प्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम एज वेल. थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग और थोड़ा सा वोकैबुलरी, दोनों का मिक्सचर करके आपका ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया था. चलिए देखते हैं क्या सही अटेम्प्ट रहेगा, क्या सही स्ट्रैटेजी रहेगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और वो कुछ भी नहीं, एक सिचुएशन डिस्क्राइब किया गया है. चलो पढ़ेंगे तो वी विल हैव सम आइडिया. एक्स एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई है, ट्रू टू कंपनी एंड रिस्पेक्टेड, मे बी इवन रिवर्ड बाय द वर्कफोर्स, बट ही जस्ट डज नॉट सीम टू बी सपोर्टिव ऑफ द कंपनीज लीन इनिशिएटिव. सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उसको इस इनिशिएटिव से थोड़ा प्रॉब्लम है. इवन वर्स, एक्स इज बिगिनिंग टू निगेटिवली इन्फ्लुएंस सम एम्प्लॉइज. मतलब अब तुम देखो एक्स का कैरेक्टर थोड़ा निगेटिव चला गया. तो एक्स इज डैश अबाउट कंपनी का लीन इनिशिएटिव. तो अगर टोन के हिसाब से बात किया जाए बच्चे, तो एक्स जो है वो निगेटिव टोन वर्ड लेगा यहाँ. एम्पैथेटिक पॉजिटिव वर्ड, साइंटिफिक न्यूट्रल वन, पैशनेट most probably positive, pessimistic is a negative word, discreet can be negative at times. discreet का मतलब वैसे क्या हो जाता है, shy या modest. तो अब अगर मैं D और E को कंपेयर करूं तो बेहतर आंसर मुझे कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर D, pessimistic, having negative perception about something. But that's it. This is the way you need to attempt it. Now you people can again pause this and attempt this question. Y was a manager at hotel. After his retirement, he started his own food outlet in a small town and gained success. बाद में क्या किया? Due to some construction plans of government, Y has to close down his business in the area. He again purchases the land in another area, starts his business and works for the success of his restaurant day and night. मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति है फिर, है ना. तो हार्ड वर्किंग है, हाँ भाई. परसिवियरिंग है, यस. डिलीजेंट भी है, इंथुजियास्टिक भी है. तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर ई. ठीक है, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन यू पीपल कैन अटेम्प्ट नाउ. ओके, टू गोट्स केम फेस टू फेस while crossing a narrow bridge. Let me pass, said one of them. Never, you get out of my way, said the other goat. They quarreled each other and lost their balance. They fell into the stream down below and died. तो both the goats were क्या? अब क्या थे ये दोनों भाई? अगर कोई एक ही अगर हार मान जाता है कि तुम ही आगे चले जाओ, तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं बच गए होते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हमारे पास वर्ड्स हैं इंट्यूटिव, जो पॉजिटिव वर्ड है, जो यहाँ ठीक नहीं जाएगा. परसुएसिव नो. स्टबर्न जिद्दी हो सकता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिक्यूरियन? प्लेजर सीकर. ऐसे बोलते हैं ना, हेडोनिस्ट. आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, हेडोनिस्ट. तो वो होते हैं एपिक्यूरियन. तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है इस पैराग्राफ से. तो इट हैज़ टू बी स्टबर्न, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू पीपल कैन अटेम्प्ट इट नाउ. ओके,
Today, at the animal shelter where I volunteer, a little boy and his mom, who had adopted a kitten last week, came into our lobby carrying his bags full of food, toys, blankets, and other supplies we desperately need. Boy's mom said today is his birthday. Instead of birthday presents, he asked his dad and me to help donate to the shelter. मतलब कितना अच्छा लड़का था भाई. So the boy was dramatic. No. Creative. Might be. अभी थोड़ी देर रख दो इसको. The boy was courageous. No. The boy was generous. Yes, this is the right find for us. Generous मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो बहुत उदार काम करे, जो दूसरों के बारे में सोचे. Everyone, last question. You people can attempt it now. Okay, let's do it together now. Bob decided to try his skates, for he had received a pair of shiny new ones for Christmas. His dog Spot went with him when Bob reached the pond. He did not stop to test the ice. He was having a delightful time when suddenly Spot began to bark, for his keen ears had caught the sound of cracking ice. Bob did not heed him but kept on skating. Suddenly, the ice gave away. Spot dashed to the place where his little master had disappeared and with some difficulty succeeded in pulling him out. तो भाई किस प्रकार का डॉग हुआ स्पॉट? ऑनेस्ट, फेथफुल, लीडर, कल्चर्ड, नोटोरियस. सो क्लियरली अगर ये पैराग्राफ हम नहीं भी पढ़े होते तो हमारा आंसर फेथफुल के साथ जाता, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग वेरी सिनोनिमस विद द वर्ड और विद द एनिमल डॉग. So this is it, guys, everyone. ये था आपका सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पेपर. आई होप ये क्वेश्चन जो आपने यहाँ सॉल्व किए वुड हैव गिवन यू सम ब्रीफ आइडिया किस प्रकार ये क्वेश्चन हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो. सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, डू कॉमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू इट. ओके, stay tuned, everyone. Let's meet again in another session. Bye bye. Take care. Have a great day ahead.